चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के कुछ क्वेश्चन आगे के बढ़ते हुए क्रम में लेते हुए, है ना। इसमें जो है क्वेश्चन आपके पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक बता लिए गए थे और इसके बाद जो है जो भी क्वेश्चन बचे हुए वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। आज एक्सरसाइज नंबर चल कौन सा रहा है, एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 ही है ना, हाँ। आज प्रयास करेंगे कि इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो चलो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए। एक मिनट, आपकी स्क्रीन पे शो करेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान फलन है, ठीक है। सिद्ध कीजिए, क्या लिखा हुआ है कि लघुगणकीय फलन कोई भी लॉगरिथम फंक्शन जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में इनफाइनाइट फलन है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नंबर नहीं है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि लघुगणकीय फलन, इसका मतलब हमको f(x) जो मिलेगा वो कैसा होगा, log x टाइप ऐसा ही होगा ना। लघुगणकीय फलन ऐसा ही होता है, f(x) = log x। चलो अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, f(x) = log x। इसका अर्थ क्या है कि हमको सबसे पहले इसमें दिखाना है कि 0 से इन्फिनिटी अंतराल कौन सा है, अंतराल है 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में यह फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो जरा ध्यान देना है कि अगर 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो सबसे पहला काम तो यह है कि इसको सबसे पहले क्या करूँ, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ना। तो इसका f(x) निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/x, ठीक है। 1/x आ गया हमारे पास, f(x) आ गया। चलो खत्म हो गया। अब इसके बाद 1/x है ना, तो बस इसी को हमको देखना होगा कि यह फलन वर्धमान या ह्रासमान है। लेकिन अंतराल कौन सा ले रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब 0 भी नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं है। इन्फिनिटी तो वैसे भी नहीं होता है, 0 इसमें नहीं है। अगर 0x = 0 हो जाए तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर भी फलन मैक्सिमम रहेगा, लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो अच्छा सोचो कि अगर 0 नहीं है तो ये रियल लाइन पे 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, 1 ले लो, 2 ले लो, 3, ऐसे मतलब डॉट डॉट डैश इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं 1 2 3 यहाँ पर रखो, तो f(x) हमको कैसा मिलता है जरा बता दो। हमको पॉजिटिव चाहिए, 1 2 3 4 5। अगर 1 रखेंगे तो 1/1 1 हो जाएगा, 1/2 हाफ हो जाएगा, 1/3 1/4 1/5 1/6। कुल मिला जुला के माइनस तो कभी नहीं मिलेगा, है ना, माइनस नहीं मिलेगा। यह मैक्सिमम इसका रेंज जो होगा ना, ये कंजर्व फंक्शन होता है। बात समझ में है, जैसे दो फंक्शन होते हैं ना, एक डाइवर्ज एक कन्वर्ज, तो ये फंक्शन कन्वर्ज फंक्शन होता है। मतलब यह 1 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम 1 पर जाएगा, और मतलब मिनिमम जाएगा तो 0 से कम 0 तक जा सकता है। 0 भी मतलब ये जो रीजन होता है ना इसका, ये लेके 1 से लेकर डैश 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 जैसे जैसे निकालोगे तो 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 ऐसे डैश डैश डैश, ये कितना भी नीचे जाएगा तो ये 0 को टेंड करेगा, 0 कभी नहीं होगा। बात समझ में आए, तो यह फंक्शन, बात क्लियर है ना। तो ये f(x) हमेशा क्या दिखेगा, 0 से बड़ा दिखेगा ना, f(x) 0 से बड़ा दिखेगा। तो अतः क्या बोलेंगे, अतः फलन f(x) अंतराल, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट तक, अंतराल 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान फलन, है ना। वर्धमान फलन है, बात समझ में आई। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस फंक्शन हमको ऐसा लेना था, log x एक छोटा सा फंक्शन लिए और उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकाले। डेरिवेटिव निकालने के बाद जो भी अंतराल दिया है उसी अंतराल का कोई भी वैल्यू उठा के इस डेरिवेटिव में रख दो। तो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 1 होगा, 1/2 1 से छोटा, 1/3 1/4 1/5 1/6, मतलब कि इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखोगे तो यह 0 भी नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है ना। तो इसका मतलब इसका जो टोटल अंतराल होगा वैल्यू वो 1 से लेकर 0, मतलब 0 से लेकर 1 तक होगा, जिसमें 0 ओपन ब्रैकेट में होगा ना। अगर देखो इसको आगे पूछता है कि इसका जो है पूरा इसका अंतराल बताओ कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू हो सकता है ना, तो रियल लाइन पे ये मैक्सिमम 0 तक जा सकता है, सॉरी मैक्सिमम 1 तक जा सकता है और 0 को टेंड कर सकता है, 0 नहीं हो सकता। बात समझे, तो इसका अंतराल बस इसी के बीच में होता है, इसलिए इसको कंजर्वेटिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर। तो 1/x जो फंक्शन है यह 0 से लेकर आगे के बीच में कैसा दिख रहा है, f(x) > 0, अतः यह फंक्शन क्या है, वर्धमान फलन है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो तो इसके बाद ये तो आसान था। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। हाँ, तो लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में f(x) जो है वो x² - x + 1 में प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, ये भी पॉलिनोमियल है और 2 घात का है, मतलब द्विघातीय पॉलिनोमियल है, तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखो जरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 नंबर है हमारे पास। f(x) का मान दिया हुआ है कितना, f(x) बराबर x² - x + 1, ठीक है, x² - x + 1, और साथ ही साथ अंतराल दिया हुआ है किसमें, अंतराल है हमारे पास -1 से 1, मतलब हमारे पास कुछ भी अंतराल मिले इस वाले अंतराल में हमको चेक करना होगा। बात समझ में आई, अंतराल इसमें चेक करना होगा फलन वर्धमान या ह्रासमान है, अगर नहीं है तो मतलब या तो इस अंतराल में वर्धमान ह्रासमान दोनों है तो हम क्या बोलेंगे, फलन क्या है, ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। बोले थे ना, एक ऐसा ग्राफ बनाए थे, याद है, ऐसा जाके ऐसा चला जाए, मतलब कुछ दूर वर्धमान हो, फिर कांस्टेंट हो, फिर ह्रासमान हो जाए, तो ऐसे फलन को ना तो वर्धमान बोलेंगे और ना ही ह्रासमान फलन बोलेंगे। बात समझ में आई। चलो देखो, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, f'(x) इधर क्या हो जाएगा, d/dx x² - x + 1 कितना आएगा, 2x - 1, क्लियर। अब इसको 0 के बराबर कर लो, तो 0 के बराबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि 2x, ये हो गया f' की वैल्यू, 2x - 1 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 1/2, मतलब एक ब्रेकर हमको मिल गया, इस पूरे रीजन में एक ब्रेकर मिल गया 1/2। तो ज़रा सोचो कि अगर -∞ से +∞ तक अगर रियल लाइन बनाया जाए तो इस पे ब्रेकर कहाँ है, 1/2 पे, 1/2 पे। बात समझ में आई। अच्छा जरा सोचो कि यह जो अंतराल दिया है कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में, और जरा सोचो कि अगर -1 से 1 के बीच में तो 1/2 से छोटा 0 होगा, 0 से छोटा -1 होगा और इससे बड़ा 1 होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको जो ब्रेकर मिला है 1/2, इसके इधर और इधर दोनों तरफ चेक करना होगा, तभी तो मिलेगा हमको अंतराल -1 से 1, और दोनों तरफ चेक कर लेते हैं। अगर एक तरफ ह्रासमान एक तरफ वर्धमान, या एक तरफ ह्रासमान एक तरफ वर्धमान मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि इस अंतराल में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, क्लियर। तो इसको चेक करने के लिए करते क्या हम लोग, डेरिवेटिव्स में वैल्यू रखते हैं 1/2 से छोटा, 1/2 से छोटा -1 से बड़ा रख सकते हैं ना। 1/2 से छोटा कौन है, 0 है, तो जरा 0 रख के देखो हम अंतराल कौन सा चेक कर रहे हैं, अंतराल देखो चेक कर रहे हैं हम -∞ से 1/2 के बीच, है ना, -∞ से 1/2 के बीच। तो इसमें कोई भी वैल्यू इससे कम और इससे अधिक रख सकते हैं, और किस में रखेंगे, डेरिवेटिव में रखेंगे। तो इसमें f' कैसा मिलेगा, <0 या >0, जरा 0 रखो, 2 × 0 - 1, मतलब कितना वैल्यू मिलेगा, -1, है ना, कितना मिलेगा, -1, क्लियर। f' बराबर 2 × 0 - 1 कितना होगा, -1। कोई और वैल्यू रख लो, 0 से छोटा और कोई वैल्यू, 0.5 माइनस में रख ले, माइनस में 0.5, मतलब कि -1/2, ये भी तो इसके बीच में ही है, क्लियर। -1/2 रख के देखो तो f' कैसा मिलेगा, 2 × -1/2 -1, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2 आया, ये भी <0, ये भी <0, इसका मतलब f' कैसा मिल रहा है, <0। इस अंतराल में f' कैसा मिला, <0, क्लियर। इसी अंतराल को 2 भागों में बांट दिए, यह जो अंतराल है इसी को 2 भागों में कैसे बांटे, 1 से लेकर 1/2 तक, और एक बांट दिए 1/2 से लेकर 1 तक। अगर इसमें ह्रासमान, इसमें तो जाहिर सी बात है ह्रासमान मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर सोचो कि -∞ से 1/2 के बीच में अगर वैल्यू माइनस में आता है तो यह भी तो इसके बीच में ही पड़ा हुआ है, तो मतलब इसमें भी ह्रासमान होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बात समझ में आई। तो f' क्या हो गया हमारा, <0 हो गया, क्लियर। <0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 1/2 तक, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, अतः फलन कौन सा है, f(x), कुछ भी हो, f(x) अंतराल। अब देखो अंतराल चाहो तो ये लिखो, चाहो तो ये लिखो, बतिया एकदम सेम ही है, दोनों बात सेम है। यह लिखो चाहे यह, -∞ तक जा सकते हैं तो 1 तक ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 से 1 के बीच
ह्रासमान फलन है। बीच में एक ब्रेकर मिला जहां पे ह्रासमान फलन है। अगर जरा सोचना, अगर इसके बाद भी यह फलन ह्रासमान दिखा तो इसका मतलब बोलेंगे कि -1 से लेकर 1 के टोटल बीच में ये फलन ह्रासमान ही होते गया है, डिक्रीज ही होते गया है। अतः क्या बोलेंगे, फलन कुल मिला जुला के ह्रासमान है। लेकिन अगर इसके इधर वर्धमान मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, पहले फलन डिक्रीज कर रहा था फिर फलन इंक्रीज करने लगा, इसका मतलब फलन अंतराल -1 से 1 के बीच में ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। बात समझ में आ रही है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्लियर, समझ में आ रही है? तो वही काम करना है हमको। अब यहाँ करना क्या होगा, अब चेक करना होगा अंतराल किसमें, अंतराल 1/2 से इनफाइनाइट के बीच। क्लियर, और 1/2 से इनफाइनाइट के बीच में 1 भी आता है, तो इनफाइनाइट लिखो चाहे 1 लिखो, बात दोनों सेम है ना। तो यहाँ देखो अब क्या मिलेगा हमको, f डैश एक्स कैसा मिलेगा, f डैश एक्स चेक कर लेते हैं। अब हमको रखना है 1/2 से ज़्यादा, तो 1/2 से ज़्यादा कौन सा वैल्यू रखें, 1 रख लें। 1/2 से ज़्यादा, अच्छा 1 पे तो रखना ही है, तो इससे ज़्यादा क्या रख सकते हैं, कौन सी वैल्यू रख सकते हैं 1/2 से ज़्यादा, 0.8 है ना, 0.8 रख सकते हैं, क्योंकि ये 0.5 है तो 0.8 रखेंगे। इसका मतलब 8/10, और उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5। इसके बीच में हम एक वैल्यू ले सकते हैं 4/5 का, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, देखी बात है ना। 4/5 का 1 से छोटा है, 1 से छोटा, देखो जरा इसको जरा फील करो, ये 0.5 है तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 कोई भी ले लो वैल्यू, हम ये वाला लिए हैं। तो 0.8 बनाने के लिए 8/10 कर दिए, काट दिए, हो गया 4/5। मतलब इसके बीच में एक वैल्यू 4/5 है, उसी को लेना है। तो उस पर चेक कर लेते हैं 4/5 पे फंक्शन। तो f डैश एक्स हमको कैसा मिलेगा, 2 × 4/5 -1 है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, और इसके एलसीएम 1 ले लो, 5 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, इधर हो गया 8, 5 से एक बार में कटा 8 हो गया, यहाँ से 5 बार में कटेगा, इधर हो जाएगा 5, कितना आया 3/5, कितना आया बाबू 3/5, प्लस में आया ना, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। 1 तो ले नहीं सकते लेकिन फिर भी काम हो गया मेरा। f डैश एक्स कैसा दिख रहा है, f डैश एक्स 1 से कम लेने पर, 1 से कम लेने पर f डैश एक्स फिर भी ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेकर 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसके बाद हम लिखेंगे अतः फलन f(x) अंतराल 0 से फलन f(x) अंतराल किसमें 1/2 से 1 के बीच वर्धमान फलन है। 1/2 से 1 के बीच क्या है, वर्धमान फलन है, दिख रहा है ना। चलो ठीक है, नीचे लिख लेते हैं वर्धमान फलन है, ठीक है। 1/2 से 1 के बीच में वर्धमान फलन है। जरा ध्यान देना कि इसमें जो है, जो अंतराल हमारे पास दिया था -1 से 1 के बीच में, इसको 2 भाग में तोड़ दिए, ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया, ये वाला भाग इधर साइड आ गया और ये वाला भाग इधर साइड चला गया। तो इसमें कैसा फलन दिखा हमको, जो इधर वाला भाग आया था इसमें हमको f डैश एक्स लेस देन 0 दिख गया, और इसमें f डैश एक्स हमको ग्रेटर देन 0 दिख गया। तो कुल मिला जुला के इस अंतराल में फलन ह्रासमान हो रहा है फिर वर्धमान हो रहा है। अतः क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, अतः फलन f(x) अंतराल -1 से 1 के बीच न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान फलन है। बात समझ में आया, न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान फलन है। क्लियर। अंतराल किसमें, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1/2 के बीच में यह फलन वर्धमान ह्रासमान था, और 1/2 से 1 के बीच में फलन वर्धमान था। इसका मतलब कुछ दूर घटा फिर बढ़ा। तो जब ऐसा काम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, फलन कुल मिला जुला के न तो वर्धमान था और न ही ह्रासमान था। क्लियर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो नोट कर लो, इसे नोट कर लो।
एफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालें और उसके बाद फलन का अंतराल निकालिए, 2 गो अंतराल हो, वो फिगर जरूर बनाना, बार बार कह रहे हैं ना फिगर जरूर बनाना, तो समझ में ज़्यादा आएगा कि फिगर में कैसे 1/2 से इन्फाइनाइट के बीच में -1 भी रह सकता है और 1/2 से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में 1 रह सकता है। तो अंतराल इसमें चेक करो चाहे इसमें चेक करो, अगर अंतराल जो है हमारा इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसमें ह्रासमान है, इसमें वर्धमान है ना, क्लियर है। चलो तो इसको नोट कर लो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे शो कर रहा है क्या। चलो, निम्नलिखित में से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है, कौन कौन से फलन है वो चेक करना है हमको, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, चारों को चेक करना है कि कौन कौन सा ऐसा फलन है जो 0 से इन्फाइनाइट, 0 से π/2 के बीच में क्या है, ह्रासमान फलन है ना, हाँ 0 से π/2 के बीच में ह्रासमान फलन है, ठीक है। तो चलो करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन कौन से फलन 0 से π/2 के बीच में ह्रासमान फलन है, क्लियर। और इसमें जो है पहला फलन हमारे पास a है क्या, f(x = cos x), तो मतलब cos x को हमको चेक करना होगा कि अंतराल किस में, देखो अंतराल भी दिया है, अंतराल 0 से π/2 के बीच में, कहीं क्लोज ब्रैकेट तो नहीं, चलो ठीक है, 0 से π/2 के बीच में ह्रासमान फलन क्या ये है, तो चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहला काम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। सबसे पहला काम वर्धमान या ह्रासमान निकालने के लिए उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। बात समझ में आया। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, हल। तो इधर हो जाएगा f(x) और इधर क्या हो जाएगा, -sin x हो जाएगा ना, समझ में आया। क्या हो जाएगा, -sin x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x। तो कुल मिला के हमको करना क्या होगा, फिर हमको ये करना होगा कि f(x) जो -sin x आया है इसको चेक करना होगा अंतराल 0 से π/2 के बीच में, कि कोई भी वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो यह जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो ये वाला फलन ह्रासमान फलन, पॉजिटिव है तो ये वाला फलन क्या, वर्धमान फलन। तो देखो अंतराल कौन सा है मेरे पास, अंतराल है 0 से π/2 में, ठीक है। 0 से π/2 में जरा सोचो कि sin x जो होता है 0 से π/2 के बीच में कभी भी नेगेटिव होता है क्या। 0 से π/2 मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। 45 डिग्री पे 1/√2 वो भी पॉजिटिव, 60 पे √3/2 वो भी पॉजिटिव, और फिर 90 आता है 90 पे 1 वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये जो है sin x इसके बीच कहीं भी 0 से छोटा नहीं होगा, 0 होगा लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। चलो 0 भी ले लो, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो अच्छा जरा ये सोचो कि अगर ये फलन 0 से छोटा नहीं होगा तो हमारे पास फलन क्या sin x है, नहीं -sin x है। इसका मतलब इधर अगर माइनस लगाते हैं, -sin x लगाते हैं तो यह चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, -sin x <0 हो जाएगा, <0। अच्छा -sin x का लेफ्ट हैंड साइड लिखो तो क्या मिलेगा, f(x) > 0। अगर ऐसा फोटो मिला तो हम क्या बोलेंगे बताओ, अगर f(x) < 0 मिला इसका मतलब फलन क्या है, ह्रासमान फलन है। क्या है फलन, f(x) = cos x अंतराल किसमें, 0 से π/2 में ह्रासमान फलन है ना, ह्रासमान फलन है। बात समझ में आई, बहुत आसान था, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। cos x कैसे sin x बदल गया, और sin x जो है वह 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव था तो इस तरह क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बात समझ में आई। चलो अब इसके बाद इसी अंतराल में हमको चेक करना है b नंबर cos 2x। क्या चेक करना है,
cos 2x। चलो इसको चेक करते हैं। तो cos 2x का सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। पहला काम डेरिवेटिव निकालना। तो इसका f डैश x कितना आएगा, f डैश x cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2 का हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 2 साइन 2x। बात समझ में आई, माइनस 2 साइन 2x। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, माइनस 2 साइन 2x, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इसके बाद हम करते हैं क्या, इसको अंतराल चेक करना है, इसका चेक करना है 0 से π/2 के बीच में। तो इसको देखो मैथमेटिकल तरीके से कर सकते हैं ऐसे, साइन x इज ग्रेटर इक्वल देन 0, किसमें है, अंतराल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, है ना। जरा सोचो इसमें करना क्या है, साइन x को 2x करना है, ये जो है इसको 2x करना है, क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, इसे डायरेक्टली अगर 0 है तो इधर 2x से, बाहर भी 2x से अंदर भी 2x से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2x ऑल्सो ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। साइन 2x क्या, ऑल्सो ग्रेटर इक्वल देन 0। अगर इधर भी 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो, मल्टीप्लाई 2 करो, फिर भी 0 होने वाला है। इसका मतलब 2 साइन 2x ऑल्सो ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना। बात समझ में, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए। अभी उसमें माइनस लगाना है। अब जैसे ही माइनस लगाएंगे, माइनस 2 साइन 2x, तो ये हो जाएगा लेस इक्वल देन 0। क्या हो जाएगा, लेस इक्वल देन 0। तो अगर ये लेस इक्वल देन 0 हो गया तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः फलन f(x) बराबर cos 2x अंतराल 0 से π/2 में ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है, क्लियर, ह्रासमान फलन है। बात समझ में आई। 0 से π/2 के बीच में फलन कैसा है, ह्रासमान फलन है, चाहे वो cos x हो और चाहे cos 2x हो, क्लियर। cos 2x से कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका ग्राफ जरा बनाओगे ना तो ये 0 से पाई के बीच में ऐसे जाता है, 0 से π/2 के बीच में ऐसे, है ना। cos 2x होगा तो वो थोड़ा सा बड़ा जाएगा, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, है ना। तो मतलब कुल मिला के वो डिक्रीज ही करेगा, ऐसे डिक्रीज करेगा 0 से π/2 के बीच में, और π/2 से उठना चालू करेगा तो पहुंच जाएगा 0 पर, कहाँ, पाई पर पहुंच जाएगा, x एक्सिस पर, है ना। यही ना ग्राफ होता है। बात समझ में आई। तो डिक्रीज करेगा चाहे cos x हो और चाहे cos 2x हो। बात समझ में आई। चलो अब इसके बाद तीसरा दिया हुआ है cos 3x। cos 3x चेक करना है कि यह फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, क्लियर। तो देखते हैं cos 3x का। मिटा दें दोनों को, चलो पहले थोड़ी देर रुक जाते हैं, है ना। इसके बाद चलो इधर ही कर लेते हैं cos 3x, जगह है लगभग, है ना, हो जाएगा। तो देखो करेंगे सी नंबर क्वेश्चन, सी दिया हुआ है cos 3x, है ना। अब इसको चेक करना होगा हमको कि यह फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका काम डेरिवेटिव निकालना। क्या करना, डेरिवेटिव निकालना। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या होगा, f डैश x कितना आएगा, -3 साइन 3x, ये आएगा ना, -3 साइन 3x। चलो अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। हाँ तो देखिए बाबू इसको करना क्या है, कैसे, cos 3x से इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको मिलेगा -3 साइन 3x, क्लियर। और -3 साइन 3x को ही हमको चेक करना है कौन से इंटरवल के बीच में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। तो चलो इधर जगह नहीं मिल रहा है, इधर वाला मिटा लेते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं इसको मिटा दें। तो यहाँ पे हमको cos 3x है और 3x को चेक करना है, बहुत ध्यान से इसको करना है, क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि यह भी इस हिसाब से ही जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन बहुत ध्यान से चेक करना है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट में था इसलिए डिक्रीजिंग हो गया, और इसको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, साइन 2x भी ग्रेटर इक्वल देन 0 हो सकता है, क्लियर। लेकिन यहाँ ज़रा ध्यान दो कि अगर हमको दिखाना है cos 3x, क्लियर,
तो एफ एक्स बराबर दिया है हमारे पास क्या है, cos 3x, तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा हमको, -3 sin 3x है ना, मिलेगा। ठीक है, अब जरा चेक करो यहाँ पे जो है x क्या कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है π/2 से लेकर 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो अगर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर यहाँ क्या हो जाएगा, इधर जो है 0, यहाँ मिलेगा 3x और यहाँ क्या मिलेगा 3π/2 मिलेगा ना, कितना मिलेगा 3π/2। अच्छा जरा ध्यान दो कि इसका मतलब कि यह जो है एक जंक्शन बना लिया, एक ब्रेकर बना लिया 3π/2 पर, है ना, इसके भीतर है, क्लियर। तो जरा ध्यान दो कि अगर इधर साइन से मल्टीप्लाई कर लिया तो इधर तो होगा 0, इधर क्या हो जाएगा sin 3x है ना, और इधर 3π/2, क्लियर 3π/2। और फिर उसके बाद इसको जरा इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, क्योंकि हमें करना क्या है -3x, इधर ही मल्टीप्लाई कर लो तो इधर में 0 होगा और इधर -3। अच्छा देखो माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाने वाला है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 0 से 0 बड़ा होगा -3 sin 3x से, और ये बड़ा होगा 3π/2 से, है ना, एक ही बार में समझना है, 3π/2 से क्या होगा, यह फंक्शन बड़ा होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद करेंगे क्या, हमको जो है यहाँ पर 2 अंतराल मिल जाएंगे। एक अंतराल तो π/2 ही है ना, 0 है, π/2 ही है, अगर बीच में कोई जंक्शन रोक रहा है तो उसको देख लेते हैं, क्लियर। तो ये बात समझ में आई। इसके बाद देखो क्या करना है हमको, इसके बाद हम चेक करेंगे हाँ, तो देखो करना क्या है इसको, तो एक बात समझ लो कि यहाँ पे हमको -3 sin 3x जो मिला वो 0 और 3π/2 के बीच में है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि यह जो अंतराल मिला है ये 3π/2 ये 90 डिग्री से ऊपर चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 90 डिग्री से ऊपर। इसको अगर इस पे बैठाया जाए तो यह होता है 90 डिग्री, और यहाँ से 90 to 180, 3π/2 का मतलब यह कितना होगा 120 डिग्री, है ना। तो 3 sin 3x जो होगा वो 120 डिग्री से बड़ा मतलब इधर की ओर दिख रहा है, मतलब इससे निकालने से कोई फायदा हमको नहीं होने वाला। तो हम करते क्या, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे, जैसे जंक्शन बता रहे थे ना कि किसी भी पॉइंट का जंक्शन जहाँ पर वह क्या कर रहा है, अपने आप को 0 को टेंड कर रहा है, तो जंक्शन कब निकलता है, जब 0 को टेंड कराते हैं। तो जरा ध्यान दो कि फंक्शन यही है, ठीक है, एफ डैश एक्स ये है ना। तो इसको हम करेंगे क्या, 0 के बराबर दिखाएंगे। तो -3 तो दिखा नहीं सकते, तो sin 3x को क्या करते हैं 0 के बराबर दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एक जंक्शन निकालना है जिस पर ये पॉइंट 0 होगा, और वही हमारा इसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, क्लियर। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sin 3x को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसका प्रिंसिपल वैल्यू में 0 क्या होता है, साइन का कितना होता है 3x = कितना हो जाएगा n π होगा ना, 3x = n π हो जाएगा। बात समझ में आए, क्लियर है। तो अब देखो जरा ध्यान दो, अगर यहाँ से x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग कर रहा है π/2 से लेकर 0 तक, ठीक है। तो जरा ध्यान दो कि अगर π/2 से लेकर 0 तक बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे n की वैल्यू हम या तो 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, है ना, कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं। तो अगर n की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, एक देखो n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ मिलेगा 3x = π और x = π/3। एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिल गया ना, यही हमको निकालना था क्रिटिकल पॉइंट, इसके बिना काम नहीं होने वाला था, क्रिटिकल पॉइंट हमको निकालना जरूरी था। तो x = क्या मिल गया, 1 π/3, और कोई मिल सकता है क्या, n की वैल्यू रखो 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x = 2 π, तो x = कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 π/3। अच्छा यही तो मिला, नहीं इससे अलग है, 2 π ये हो जाएगा 2 π और इधर हो जाएगा 3, लेकिन इसकी वैल्यू जरा निकालो 2 π/3, 180 360 और 6 3 18 120, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा आने वाली है ना। 2 × 180 / 3, देखो 90 से ऊपर चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 90 से ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि हमें अंतराल इसको तो लेना नहीं होगा, लेना होगा क्या, यह अंतराल लेने से कोई फायदा हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमको अंतराल किस में चेक करना है, 0 से π/2 के बीच में। तो अर्थ क्या हुआ कि इसको मिटा दो, हटा दो इसको, हमें मिला x =
बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला π/3। तो इसका मतलब कि अगर इस ग्राफ को ऐसे चलाया जाए, इस ग्राफ को sin 3x को, तो हमें एक यहाँ तो 0 होगा, यहाँ पे π/2 होगा और बीच में क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, मतलब एक जंक्शन मिल गया जहाँ पर ये रुकने वाला होगा, एक्सेस को काटने वाला होगा, वो होगा π/3। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास देखो कितने टोटल अंतराल मिल गए, एक मिल गया 0 से π/3 और दूसरा कौन सा अंतराल मिला π/3 से π/2। तो करेंगे क्या हम, बस चेक कर लो, है ना, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना भी कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा, ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मिटा दो, ठीक है। तो यहाँ देखो हमको बस डायरेक्टली चेक करना है 0 से π/3 और π/3 से π/2 के बीच में कि ग्राफ कैसा दिख रहा है, मतलब इसका ग्राफ कैसा होने वाला है। तो ज़रा चेक करो कि 0 से π/3 के बीच में, 0 से π/3 के बीच f' कैसा दिख रहा है, f' मतलब x की वैल्यू π/3 से कम रख सकते हैं, π/3 रख के चेक करते हैं, π/3 से कम रखेंगे कौन सी वैल्यू होगी, π/3 मतलब कितना होगा 60 डिग्री, है ना। तो 60 से कम रखा जाए तो कितना 30 रख सकते हैं, क्लियर, π/6 रख सकते हैं, π/6 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा 3 से 6 कटेगा 2 टाइम में, चेक कर लो, ऊपर तो नहीं दिखेगा, इधर कर लेते हैं हम लोग, है ना। इधर देखो x की वैल्यू हम इसमें रखने जा रहे हैं π/6, तो इधर हो जाएगा 3 × sin 3 × π/6, इससे ये कट जाएगा, -3 × sin π/2 मिलेगा और वैल्यू हमको क्या मिलेगी -3 इज लेस देन 0। मतलब क्या समझ में आया कि जब यहाँ पर π/6 वैल्यू इससे कम, इसके अंतराल के बीच की कोई वैल्यू उठा के उसमें रखे हैं तो ये हमको कैसा मिला, f' लेस देन 0 मिला, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से π/3 तक, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से π/3। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन f(x) अंतराल 0 से π/3 के बीच ह्रासमान फलन है। 0 से π/3 के बीच कैसा फलन है, ह्रासमान फलन है। लेकिन अच्छा जरा ये सोचो कि इसमें तो ये फलन ह्रासमान हो गया, हमको चाहिए क्या 0 से π/2 के बीच में, पूरे के बीच में ह्रासमान चाहिए। अगर नहीं है तो क्वेश्चन में, या क्वेश्चन सॉरी ये नहीं ना है क्वेश्चन, ये है ना, इसमें जो है sin 3x cos 3x जो है हमको चाहिए 0 से π/2 पूरे के बीच में ह्रासमान। अगर नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे, या तो वर्धमान होगा या तो ह्रासमान। इसमें तो ह्रासमान मिल गया, एक और अंतराल है उसमें भी चेक कर लो, अगर ह्रासमान मिल जाता है तो हम कह देंगे कि फलन इस, ये जो तीसरा है यह भी फलन इस अंतराल में क्या है, ह्रासमान फलन है। तो एक और हमको चेक कर लेते हैं π/3 से किसके बीच में, π/2 के बीच में। दूसरा अंतराल है मेरे पास π/3 से π/2 के बीच, तो इसके बीच जरा चेक करो तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, π/3 से π/2 के बीच f' कैसा मिलेगा। तो इसके लिए हमको रफली चेक करना पड़ेगा ना कि यहाँ ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि लेस देन 0। तो मतलब हमको π/3 मतलब 60 डिग्री और π/2 मतलब 90 डिग्री, इसी के बीच में रखना है। तो कोई वैल्यू रख लिया जाए, कौन सी वैल्यू लिया जाए, ले लेते हैं 75 डिग्री ले लिया जाए, 75। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75, अगर यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 7×5 = 35। देखो -3 sin 3 × π/3 से आगे लेना है और π/2 से कम लेना है। तो इसका मतलब हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, चलो मतलब यहाँ ये ले लो, देखो कुछ आता है क्या, -3 sin, ये हो जाएगा 5 × 15 7 × 21 1 22 225 डिग्री। 225 डिग्री किसी की वैल्यू होती है 180 + 45, हाँ हो सकता है ना। -3 sin 180 + 45 कर सकते हैं। अच्छा ये किस कोऑर्डिनेट में चला गया, कोऑर्डिनेट नंबर 3 में चला गया ना, कोऑर्डिनेट नंबर 3 में चला गया। इसका मतलब तीसरे कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट देखो ये पहले में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें क्या होता है tan पॉजिटिव ना, लेकिन इसमें पहुंच गया साइन, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है साइन नेगेटिव। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, साइन कभी भी मिलेगा तो नेगेटिव ही मिलेगा, और यह नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा कि नहीं। बात समझ में आया।
साइन 180 प्लस 45 की जो भी वैल्यू मिलेगी वो माइनस में मिलेगी, है ना। किस में मिलेगी? माइनस में, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन माइनस होता है। अगर ये वैल्यू माइनस में मिली और इसके बाहर देखो एक और वैल्यू माइनस के साथ है, तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो वह जीरो से बड़ा ही होगा। तो जीरो से बड़ा होगा तो एफ डैश एक्स हमको कैसे मिलेगा? ग्रेटर देन जीरो, है ना। मिलेगा कि नहीं? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? π/3 से π/2 तक। अच्छा, ये तो काम खराब कर दिया कि नहीं? अंतराल, ये अंतराल में फलन ह्रासमान हो गया, इस अंतराल में फलन वर्धमान हो गया। क्या लिखेंगे? फलन एफ एक्स अंतराल π/3 से π/2 के बीच वर्धमान फलन है ना, वर्धमान फलन है। तो जरा ध्यान दो कि एक बार उसी अंतराल के बीच में एक बार ह्रासमान हो गया, एक बार वर्धमान हो गया, अतः क्या बोलेंगे? अतः बाबू फलन जो हमारे पास एफ एक्स होगा, एफ एक्स अंतराल किसमें? अब इन दोनों को नहीं लेंगे, इन दोनों को मिला के एक ले लेते हैं, 0 से π/2। तो 0 से π/2 के बीच में कुछ दूर वो ह्रासमान हुआ है, कुछ दूर वर्धमान हुआ है। अतः 0 से π/2 के बीच न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान फलन है। बात समझ में आया? 0 से π/3 के बीच में ये वर्धमान ह्रासमान था, लेकिन π/3 से π/2 के बीच में ये वर्धमान हो गया। तो अगर ह्रासमान और वर्धमान दोनों हो गए एक ही अंतराल में, तो हम क्या बोलेंगे कि इस अंतराल में फलन न तो वर्धमान और न ही क्या? ह्रासमान है। बात क्लियर? चलो, इसके बाद चौथा नंबर क्या टॉपिक है? tan x, है ना। tan x है, इसको मिटा दे, लिख लो, उसके बाद मिटा देते हैं। चलो देखो, तो चौथा क्या दिया हुआ है कि tan x को दिखाना है कि tan x इसी अंतराल में वर्धमान है, या ये तो पूछा है ह्रासमान है, तो भी तभी सही है, अगर नहीं है तो नहीं सही है। तो हमें दिखाना क्या होगा? प्रयास करना होगा कि tan x जो है वो 0 से π/2 के बीच में ह्रासमान हो जाए। अगर नहीं होता है तो इसका आंसर नहीं है, अगर हो जाता है देन वेरी गुड। चौथा है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू tan x। बात समझ में आई? तो इसका सबसे पहला काम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स होगा ना, सेक स्क्वायर एक्स। मतलब इसी को चेक करना है अंतराल कौन से में? अंतराल चेक करना है 0 से π/2 में। अच्छा, इसको और भी कुछ लिख सकते हैं क्या? सेक, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये जरा सोचो कि सेक एक्स का होल स्क्वायर अंतराल 0 से π/2 के बीच में है ना, इसी के बीच में है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, यही है ना। चलो, तो अब हमको चेक क्या करना है कि इस अंतराल में, अंतराल 0 से π/2 में एफ डैश एक्स कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है? तो एफ डैश एक्स में जरा ये सोचो कि अगर हम बात करते हैं सेक एक्स की, तो सेक एक्स ये बताओ कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कभी नेगेटिव होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, तो इसका मतलब सेक एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा ना। अच्छा, स्क्वायर कर लो इसका, तो ये हो जाएगा सेक एक्स का होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, है ना। स्क्वायर अंदर लेके चले आओ, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और यही तो हमको चाहिए था, मिल गया। और यही क्या है? एफ डैश एक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ डैश एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन 0 हो गया। एफ डैश एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी अंतराल में हम सेक को चेक किए, सेक ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। स्क्वायर कर लिए, फिर भी इधर स्क्वायर किए तो 0 ही रहा, स्क्वायर अंदर ला दिए फिर भी 0 ही रहा। यही है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अतः क्या लिखेंगे? अतः फलन एफ एक्स अंतराल 0 से π/2 के बीच कैसा फलन है? वर्धमान फलन है ना, वर्धमान फलन है।
और अगर ये वर्धमान है, हमको चेक करना है कौन सा ह्रासमान है, तो मतलब यह आंसर नहीं हो सकता। कुल मिला जुला के 12 नंबर क्वेश्चन में कौन कौन से ह्रासमान थे, एक cos x और एक cos 2x। cos 3x ना तो वर्धमान हुआ ना ही ह्रासमान हुआ, और tan x तो लगातार वर्धमान ही रहा। इसका मतलब कि इसके आंसर बस दो ही होंगे, ए और बी। बात समझ में आई? चलो अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 12 समझ में आया ना बाबू? चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो भी कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है ना स्क्रीन पे? 13 क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में fx जो है द्वारा प्रदत्त फलन ह्रासमान फलन है। इसका मतलब पीछे चेक करना था, एक अंतराल में 4 फलन, इसमें एक फलन से 4 अंतराल चेक करना है। चारों अंतराल से हमको निकालना है किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। जो ह्रासमान होगा वो आंसर होगा, जो वर्धमान होगा वो आंसर नहीं होगा। जैसे इसमें 2 ह्रासमान थे, एक कौन था, जैसे इसके 12 वाले में 12 नंबर क्वेश्चन में 2 ह्रासमान थे, cos x और cos 2x, तो वो आंसर हो गया। cos 3x नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, 10x भी नहीं है तो यह भी आंसर नहीं होगा। चलो मिटा दे रहे हैं इसे। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास फलन क्या है, देखो फलन क्या है, fx इज इक्वल टू x के पावर 100 प्लस साइन x, x के पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। फलन ये है और इसको हमें 4 अंतराल दिए हुए हैं। चारों अंतरालों में चेक करना है कि किस अंतराल में फलन वर्धमान और किस अंतराल में फलन ह्रासमान है। क्लियर? तो देखो जरा कि सबसे पहला काम करेंगे क्या, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए f डैश x क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 हल। f डैश x कितना होगा, 100 आगे आएगा, इधर हो जाएगा 100, x की पावर 1 कम हो जाएगा 99, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस cos x, बस 1 तो ख़त्म। मतलब हमारे पास एक फंक्शन मिलेगा 100x के पावर 99 प्लस cos x, ठीक है। तो ज़रा अब देखते हैं अंतराल, यह तो आ गया हमारा फंक्शन। अब देखते हैं अंतराल कौन सा है। पहला अंतराल हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा दिया है, 0 से 1 के बीच में। अच्छा 0 से 1 के बीच में अंतराल पकड़ो और इसमें रख दो। तो cos x में 0 से 1 तो रखा नहीं जा सकता, है ना। cos x में क्या रखा जा सकता है, पाई रखा जा सकता है, 0 तो रख सकते हैं, है ना। 1 नहीं रख सकते लेकिन π/2 रख सकते हैं। क्लियर? तो मतलब कि ये 0 से 1 के बीच में कोई भी फंक्शन रखेंगे तो इसमें रख सकते हैं, है ना। तो इसमें जरा कोई भी फंक्शन 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा के रखो तो क्या मिलेगा, f डैश x कैसा मिलेगा हमको, f डैश x। अच्छा cos x तो पॉजिटिव होगा ही, है ना। 0 से, अच्छा इसको तो चेक ही नहीं करना है यार, 0 से 1 के बीच में इसको चेक ही नहीं करना है, चेक बस इसको कर लो। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, f डैश x इज क्या, ग्रेटर देन 0 वर्धमान फलन, है ना। अगर नहीं तो ह्रासमान फलन, है ना। तो f डैश x जरा इसमें रखो कोई भी वैल्यू 1 से छोटा कोई भी रखेंगे बड़ा लंबा हो जाएगा। 1 ही रख के चेक कर लेते हैं, 1 रख के चेक कर लेंगे, उससे कम ही होगा ना थोड़ा सा, और क्या होगा। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 99, 100 इंटू 1 100 आ गया। तो 100 से थोड़ा सा कम होगा लेकिन 0 से कम तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में f डैश x क्या मिला हमको, ग्रेटर देन 0। अतः फलन कैसा होगा, फलन fx अंतराल 0 से 1 के बीच वर्धमान फलन है। और इसकी तो हमको ज़रूरत है नहीं, हमको दिखाना है कौन सा फलन ह्रासमान फलन है, ठीक है। तो अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा वाला
पहला वाला समझ में आया, डायरेक्टली क्या किए, बस इसी में उठा के वैल्यू 1 रख दी। 1 रखेंगे तो 100 आएगा ना, और 1 से कम रखेंगे तो 100 से थोड़ा सा कम आएगा, 0 से कम थोड़ा ना आ जाएगा। कभी भी कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर इसमें रखेंगे तो 1 से कम, 0 से कम तो कभी आने ही नहीं वाला। क्लियर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ ना कुछ आगे जाएगा या कुछ ना कुछ पीछे रहेगा, है ना। 50 हो सकता है ना। 0.5 रखें तो पहले तो 99 है, उसका 99 करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 रखे थे। 1 का अगर पावर 99 करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, और 1 से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। बात समझ में आएगी नहीं है। चलो ऐसे ही चेक करना है हमको। क्वेश्चन नंबर दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है π/2 से पाई के बीच में, अंतराल कौन सा है, π/2 से पाई के बीच में। इसमें चेक करना है कि यह फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। क्लियर, तो जरा देखो ये π/2 से पाई इसमें रखें क्या, इसमें कभी रख नहीं सकते, है ना। इसमें रख सकते हैं cos x में, तो cos x में π/2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। कौन सा वैल्यू, जैसे देखो अगर cos x का ग्राफ बनाते हैं तो वह कैसा होता है, 0 से पाई के बीच में क्या करता है, cos x अभी पिछले क्वेश्चन बताया ना कि 0 से π/2 के बीच में वो डिक्रीज करता है ना, और फिर π/2 से पाई के बीच में वो इंक्रीज करता है ना। यहाँ पर π/2 रहता है और यहाँ पे पाई। cos x का ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जरा देखो अगर यहाँ पर बात करें π/2 से पाई के बीच में, तो इससे तो साफ साफ दिख जा रहा है कि फलन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जरा चेक भी कर लेते हैं कि फलन इंक्रीज सही में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोई वैल्यू इसके बीच वाला पकड़ लो, बीच वाला कौन सी वैल्यू ले, 90 से 180 के बीच में 2π/3 ले लिया जाए। 2π/3 120 डिग्री है ना, होगा ना 2π/3 120 डिग्री, 180 6 दूना 12, ठीक है। तो 2π/3 ले के चलते हैं, तो यहाँ f' हमको क्या मिलेगा, 2π/3 यहाँ रखते हैं cos x की जगह। तो जरा देखो हम ऐसे लिख सकते हैं cos x, ठीक है, cos x इज ग्रेटर देन 0, लिख सकते हैं ना, cos x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से पाई के लिए, है ना। कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये 0 से बड़ा ही आने वाला है। क्लियर है ना, 0 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से cos x अगर 0 से बड़ा हो गया तो यह पूरा का पूरा फलन f' भी क्या हो गया, f' भी 0 से बड़ा हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, अतः इसमें भी फलन क्या है, वर्धमान फलन है ना, वर्धमान फलन है। ये भी आंसर हमारा नहीं है, हमारा आंसर हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ह्रासमान। इसमें भी फलन कैसा हो गया, वर्धमान, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे तीसरा वाला, 0 से π/2 के बीच में देखते हैं अब फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो इसमें चेक कर लो, 0 से π/2 के बीच में फलन को चेक कर लेते हैं, वर्धमान है या ह्रासमान है। मिटा दें इसे, इसमें वर्धमान हो गया, इसमें वर्धमान हो गया, मतलब दोनों की कोई ज़रूरत हमको नहीं है ना। तीसरा ले देखते हैं, तीसरा 0 से π/2, इसमें देखते हैं फलन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मिटा दें इसे, चलो। क्या दिया हुआ है, 0 से π/2, हमारे पास अब अंतराल कौन सा है, 0 से π/2। अब इसमें चेक करते हैं कि फलन वर्धमान है या फलन ह्रासमान है। क्लियर, तो जरा देखो इसके लिए हम करेंगे क्या, cos x का 0 से π/2, ये तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कुछ कहानी होने वाला इसमें नहीं है, 0 हो जाएगा। तो 0 से बढ़ना या घटना सब डिपेंड करता है cos पे, यह तो 0 हो गया, बढ़ना घटना किस पे डिपेंड करता है, cos पे। तो जरा देखो अगर हम कोई भी वैल्यू cos पे रखें तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना। कोई भी वैल्यू अगर cos की रखते हैं यहाँ पे, है ना, तो हमको क्या मिलेगा अंतराल, देखो लिखेंगे cos x, ठीक है। अच्छा चलो x कर लेते हैं, इधर पहले x कर लेते हैं। तो x क्या होगा, x किसके किसके बीच में है, π/2 से लेकर 0 के बीच में, है ना। x किसके किसके बीच में है, π/2 से लेकर
जीरो के बीच में, तो इधर क्या करूँ, इधर भी cos x कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा cos x, और इधर cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। इसका मतलब अभी भी यह फलन क्या होगा, यह जो फलन होगा वह 0 से 1 के बीच में ही होगा और बड़ा ही होगा, है ना। 0 से क्या होगा, बड़ा ही है, 1 से छोटा 0 से बड़ा, मतलब cos x क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। cos x ग्रेटर देन 0, तो क्या सकते हैं, cos x ही ना है f डैश x, तो f डैश x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, अतः फलन इसमें भी क्या होगा, वर्धमान फलन है। इसकी भी हमको कोई ज़रूरत पड़ी, वर्धमान फलन है, ठीक है। अतः फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। अच्छा बताओ, अगर फलन इसमें भी वर्धमान है तो मतलब हमको चेक करना है ह्रासमान, तो ये भी ज़रूरत, मतलब कि ये भी कहानी ख़त्म। तीसरा वाला अंतराल भी, यह जो तीसरा वाला अंतराल भी, यह भी आंसर नहीं है। और इसका मतलब चौथा वाला अंतराल सही होगा। चौथा वाला अंतराल क्या है, इनमें से कोई नहीं यार, इनमें से कोई नहीं, सभी में फलन यह वर्धमान ही दिख रहा है, चाहे वो 0 से 1 के बीच में लो, चाहे 0 से π/2 के बीच में लो, और चाहे π/2 से 1 पाई के बीच में लो, सब में फलन कैसा दिख रहा है, वर्धमान ही है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो आंसर नंबर डी है, डी नंबर आंसर वही सही है ना, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से क्या कोई नहीं। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिटा देने इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा शो कर रहा है, क्या लिखा है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 के बीच में फलन वर्धमान फलन है। इसका मतलब वर्धमान फलन होने का अर्थ है कि जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो 1 से 2 के बीच में 0 से बड़ा है ना। 1 से 2 के बीच में क्या है, 0 से बड़ा है। तो चलो देखो, यहाँ पे हमको फंक्शन मिला है f(x) इक्वल टू कितना है, f(x) इक्वल टू है x² प्लस ax प्लस 1, ठीक है, यह हमारा f(x) है। और अंतराल क्या है हमारे पास, अंतराल है हमारा 1 से 2, लेकिन ध्यान रखना कि 1 पर भी क्लोज ब्रैकेट है और 2 पर भी क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब 1 भी और 2 भी, दोनों का दोनों इंक्लूड हो सकता है इसके भीतर, ठीक है, 1 भी और 2 भी। और इसके बीच में हमको दिखाना यह है कि फलन तो वर्धमान है, हमको a का मान निकालना है, ठीक है। तो जरा देखो, हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसका 14 नंबर क्वेश्चन है ना, हल करेंगे, f डैश x निकालेंगे। f डैश x क्या होगा, 2x प्लस a होगा, ठीक है। f डैश x क्या होगा, 2x प्लस a। तो चलो अब यहाँ से इसको क्या कर लो, हम बोले थे ना इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर। तो यहाँ पर 2x प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर हमको फलन क्या मिलेगा, -a/2 मिलेगा, ठीक है, -a/2। हमारे पास अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक, जिसमें 1 और 2 भी इंक्लूड है। तो हमें a का वैल्यू निकालना है इसमें से, ठीक है। तो करेंगे कैसे अब इसको, ठीक है, -1/2 इसके भीतर ही कहीं है ना, -1/2 a/2 इसके भीतर ही कहीं है। तो उसकी वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर चेक करते हैं कि -1/2 में प्रदत्त फलन, इसमें मतलब कि 1/2 में फलन क्या है, वर्धमान फलन है, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या हम कि x बराबर a/2 माइनस मिला है ना, लेकिन अंतराल दिया हुआ है कि 1 से 2 के बीच में यह फलन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब यह इसके बीच में ही होना चाहिए, a/2
इसके बीच में। तो ज़रा ध्यान दो कि अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी बार दी हुई है, एक बार x बराबर 1 और एक बार x बराबर 2, क्योंकि यह जो है क्लोज ब्रैकेट में लग सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, x बराबर 1 और 2 लिख सकते हैं कि नहीं। एक बार x बराबर 1 लो तो 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -a/2, तो a यहाँ से क्या मिलेगा -2, ठीक है। और एक बार x बराबर क्या लेना, 2 ले लो, -a/2, यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -4। इसका मतलब इन्हीं दो में से कोई एक वैल्यू है जो कि a की होनी चाहिए, है ना। a की कोई ना कोई इन्हीं में से दो वैल्यू है। तो अगर कोई ना कोई एक वैल्यू इन्हीं में से है तो इसका मतलब कि इन्हीं दोनों वैल्यू को उठा के अगर f' में रख के चेक कर लें, अगर ये 0 से बड़ा हो जाएगा तो फलन वर्धमान और 0 से छोटा हो जाएगा तो फलन ह्रासमान। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसमें से दोनों की वैल्यू उठा के f' में रखो। अगर फलन हमको 0 से बड़ा दिख गया तो हम क्या बोलेंगे, फलन वर्धमान है और a की वही वाली वैल्यू सही है। और अगर फलन कोई और वैल्यू रखते हैं और उसमें 0 से छोटा दिख रहा है तो इसका मतलब फलन ह्रासमान है और a की वही वैल्यू गलत है। तो हमें चेक करना है कौन सी वैल्यू सही है। तो a की पहली वैल्यू उठा के रखो तो f' हमको क्या मिलेगा, f' मिलेगा 2x - 2, है ना, इक्वल टू 0। क्लियर, 2x - 2, अच्छा छोड़ो, इक्वल टू 0 छोड़ो, 2x - 2, x की वैल्यू रखना है 1 से 2 के बीच में कुछ भी रख लो, 1 से 2 के बीच में कुछ भी रख लो। कितना, अगर 1.5 रखें 1.5, तो 1.5 दूना कितना हो जाएगा 3, 3 - 2 बराबर 1, इज ग्रेटर देन 0। मिल गया, मिला कि नहीं मिला। चलो 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 2 रख के चेक करो, 2 × 2 -2 बराबर 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि अगर a बराबर -2 हो तब f' हमको क्या मिलेगा, अगर a बराबर -2 हो तब f' हमको मिलना चाहिए ग्रेटर देन 0। मतलब इसी में फलन वर्धमान होगा जब a बराबर -2 होगा। क्लियर, फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। अच्छा दूसरे में भी चेक कर लो, अगर इसमें वर्धमान हो सकता है, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार। तो a अब क्या करेंगे, f' बराबर 2x - 2 है, ठीक है, और a बराबर कितना रखना है हमको -4। तो ये a बराबर a है ना, a बराबर -4 रखना है, तो ये हो जाएगा 2x - 4, यहाँ पे प्लस था, 2x - 4। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, अंतराल 1 से लेकर 2 तक, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और इसके बीच वाला भी कुछ भी रख सकते हैं। तो 1 या 2 के बीच में, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा है तो 1 या 2 भी रख लो। तो यहाँ पर अगर चेक कर लो 1 या 2 रखते हैं तो 2 × 1 = 2, -4 क्या मिलेगा, -2 इज लेस देन 0। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1 से कोई बड़ा 1.5 रख लो तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1.5 - 4 बराबर -1 इज ऑल्सो लेस देन 0। अरे 1.5 दूना 3, 3 में से 4 गया -1। तो इसका मतलब इसमें क्या दिख रहा है, f' क्या दिख रहा है, लेस देन 0। अतः ये वाला काम गड़बड़ है, ये काम हमको करना ही नहीं है। a की वैल्यू हमको एक ही मिलेगी, a बराबर -2 पर फलन क्या है, वर्धमान है। मिल गया कि नहीं मिल गया, a बराबर -2 पर फलन वर्धमान फलन है, ठीक है। तो यही काम हमको करना है, a बराबर -2 पर फलन वर्धमान फलन है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। a का न्यूनतम मान निकालना था, न्यूनतम मान -2 आ गया, और -2 उठा के रखोगे, a की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो -2/2 1 आएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात क्लियर है। मतलब इसका जंक्शन जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो 1 पर होगा, 1 पर ये क्रॉस किया होगा, 0 के बराबर हुआ होगा। बात समझ में आई। चलो तो ये बात तो आगे की बातें थी, मैथमेटिकल मतलब ऊपर की बातें थी, वो सीखना था। लेकिन ये होगा कैसे, तो a की वैल्यू 2 ठो निकालेंगे, एक बार 1 रख के x का मान, एक बार 2 रख के, क्योंकि अंतराल 1 से 2 के बीच में ही चेक करना है फलन वर्धमान या ह्रासमान। तो 1 रखेंगे तो a बराबर -2 और 2 रखेंगे तो a बराबर -4। -2 पे तो फलन वर्धमान हो गया, लेकिन -4 पे फलन ह्रासमान हो गया, इसको ले नहीं सकते, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, -2। बात समझ में आई, क्लियर। चलो तो इतना सब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके बाद इसी क्रम में हम लोग आज ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि -1 से 1, अच्छा
आप दिख रहा होगा, है ना। मान लीजिए कि -1 से लेकर 1 तक के असंयुक्त अंतराल i हो, तो सिद्ध कीजिए कि i में f(x) बराबर x + 1/x से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। ठीक है, अंतराल हमारे पास i हो -1 से 1 के बीच में, तो हमको चेक क्या करना है कि x + 1/x जो फलन है वो वर्धमान फलन है। ठीक है, चलो तो चेक करते हैं। हमारे पास f(x) हर बार वही काम, वर्धमान या ह्रासमान निकालने का सबसे पहला काम उसका डेरिवेटिव निकालना है ना। बार बार बता रहे हैं क्या निकालना, डेरिवेटिव x + 1/x। अंतराल दिया हुआ है हमारे पास -1 से लेकर 1 तक, दोनों पर क्लोज ब्रैकेट लगाया, क्या क्लोज लगाया ना, हाँ दोनों पर क्लोज ब्रैकेट। चलो मतलब -1 भी इंक्लूड है इसके भीतर और 1 भी इंक्लूड है, और कह रहा है कि इसके भीतर हमको वो वाला अंतराल चाहिए, वह अंतराल चाहिए जिसमें फलन वर्धमान है, बस वह अंतराल i चाहिए जिसमें फलन वर्धमान है। जैसे देखो एक क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन कराया गया था, उसमें याद है क्या बोल रहे थे, हाँ एक क्वेश्चन कराए थे, उसमें फलन जो था कुछ देर तक तो ह्रासमान था लेकिन उसके बाद वर्धमान हो गया था। तो अंतराल हमारे पास 2 मिल गए थे। कौन सा वाला क्वेश्चन था, याद आ रहा है कौन सा वाला था, -1 से 1 वाला, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। न तो वर्धमान न ह्रासमान है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो तो वैसे ही काम शायद इसमें भी हो सकता है, -1 से लेकर इसमें भी वही काम ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो लेते हैं हम, पहले इसका करेंगे क्या, डेरिवेटिव निकालेंगे f(x). तो f(x) कितना होगा, x का होगा 1 और 1/x का कितना होगा, x ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 आगे आता है तो यहाँ पे हो जाएगा -1/x²। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास फलन, डेरिवेटिव आ गया f(x) बराबर 1 - 1/x²। इसी को चेक करना होगा हमको अंतराल -1 से लेकर 1 के बीच में। तो सबसे पहला काम इसका क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसी को 0 के बराबर टेंड करो, तो 0 के बराबर टेंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, 1/x² = 0। इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 बराबर 1/x² है ना, x² इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे x² बराबर मिलेगा 1, x बराबर मिलेगा ±1। ठीक है, x बराबर क्या मिलेगा, +-1। तो हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, कौन कौन से, एक मिला -1 और एक मिला 1, -∞ से लेके इनफाइनाइट के बीच में 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले ना, -1 से लेकर 1। और हमको यह जो है इसको इंक्लूड करके हमको निकालना है अंतराल कौन सा है। ठीक है, बात समझ में आई। अभी तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, x का क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, एक -1 आया और एक 1 आया, इसी में चेक करेंगे फलन कहाँ वर्धमान और कहाँ ह्रासमान। देखो यहाँ पे कितने अंतराल मिले तुम्हें, 3 अंतराल, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब तीनों में चेक करना होगा हमको। तो पहला अंतराल लेते हैं, अंतराल -∞ से -1 में। ठीक है, तो इसके बीच में चेक करेंगे, इसी फलन में उठा के -∞ से -1 से कम लेनाएंगे, है ना, -1 से कम, क्लियर, इसीलिए ओपन ब्रैकेट लगाएं। तो -1 से कम क्या ले सकते हैं, -2। तो f(x) हमको कैसा मिलेगा, चेक करने के लिए रफली चेक करते हैं ना, रफली। तो यहाँ हो जाएगा 1 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 1 जा 4 -1 3/4 ग्रेटर देन 0 मिल गया, मिला कि नहीं मिला, ग्रेटर देन 0। और कोई रख लो, -1 नहीं -2 नहीं -3 रख लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1/-3 का होल स्क्वायर। देखो -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, 9 एक कम 9 -1 8/9, ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। 1 से तो बड़ा नहीं होगा लेकिन 0 से छोटा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब f(x) ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to -1। अतः फलन f(x) अंतराल -∞ से -1 के बीच वर्धमान फलन है,
वर्धमान फलन है। एक अंतराल हमको मिल गया, माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच फलन क्या है, वर्धमान फलन है। क्लियर। हमको ध्यान देना कि इस अंतराल के भीतर से नया अंतराल निकालना है, ठीक है, इस अंतराल के भीतर से। तो जरा अब दूसरा अंतराल लेते हैं -1 से 1 का। क्लियर। तो -1 से 1 का अंतराल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, -1 से 1, के बीच कोई भी वैल्यू उठा के रख लो, -1 से 1 के बीच, ना तो -1 हो ना ही 1 हो, अंतराल में ध्यान रखना है, ना ही -1 हो और ना ही 1 हो। तो क्या ले लें, 0 ले लिया जाए, नहीं -1 हो ना ही 1 हो। तो f डैश एक्स हमको कैसा मिलेगा, f डैश एक्स। क्लियर। यहाँ पे हमको f डैश एक्स कैसा मिलेगा, चेक कर लिया जाए। चलो चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं इसको। तो -1 से 1 के बीच में इधर कर लें, f डैश एक्स क्या है हमारे पास, 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लो, कौन सा ले सकते हैं, 0 ले ले क्या, 0 तो सबसे आसान है। कितना आएगा, 1 आ गया ना, आ गया 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर। 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, 0 लिए तो 1 आ गया, आसान था वो तो, सबसे आसान था। तो f डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी f डैश एक्स क्या मिला, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक। ठीक है। ओपन इंटरवल में ग्रेटर देन 0, इधर वाला -1 से आगे बढ़े तो भी ग्रेटर देन 0 है ना, आगे नहीं पीछे बढ़े तो भी ग्रेटर देन 0। अतः क्या लिख सकते हैं, फलन f(x) अंतराल -1 से 1 के बीच वर्धमान फलन है। -1 से 1 के बीच में भी क्या है, वर्धमान फलन है। चलो अब बच गया तीसरा वाला अंतराल, इसमें भी f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 मिला, इसमें भी f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 मिला, और इसमें भी f डैश एक्स इज ग्रेटर देन, अच्छा अभी तो मिला ही नहीं है ना, 2 ही मिला है, तीसरा अभी हमको निकालना है। तो तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे पास अंतराल है 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, अंतराल 1 से इन्फिनिटी के बीच। तीसरा, इसके लिए f डैश एक्स कैसा होगा, ज़रा चेक करके बताओ। f डैश एक्स इसी ब्रैकेट में चेक कर लेते हैं ना। तो f डैश एक्स मेरे पास होगा 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 से ज़्यादा रखना है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा 2 रख सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1 - 1/4 कितना मिलेगा, 3/4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। मतलब अभी भी ग्रेटर देन 0 ही मिलने वाला है। f डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही मिलने वाला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच। अतः क्या लिखेंगे, फलन वर्धमान फलन है। कैसा है, वर्धमान फलन है। लेकिन अच्छा एक बात समझो कि हमको दिखाना था कि फलन जो है वो -1 भी इंक्लूड कर लो, 1 भी इंक्लूड कर लो, और तब फलन वर्धमान दिखाना था हमको, सिद्ध यही करना था ना। देखो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और हम क्या किए, ओपन इंटरवल 3 बना लिए, एक -1 से छोटा यहाँ तक पूरा इनफाइनाइट तक, और एक -1 से 1 के बीच में, और एक 1 से आगे, हर जगह फलन वर्धमान ही दिख रहा है। तो इसका मतलब इस पर भी तो फलन वर्धमान ही होगा, मतलब क्लोज ब्रैकेट लगा लें फिर भी हमको फलन कैसा दिखेगा, वर्धमान ही दिखेगा ना, क्लोज ब्रैकेट में भी, क्योंकि इसके पीछे भी वर्धमान है, इसके आगे भी वर्धमान है, तो क्या यहाँ पे वर्धमान नहीं होगा, अरे कांस्टेंट होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, फिर भी क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कांस्टेंट होगा तो क्या वर्धमान नहीं कहलाएगा, स्ट्रिक्टली वर्धमान मतलब कि निरंतर वर्धमान नहीं कहलाएगा, लेकिन वर्धमान जरूर कहलाएगा। क्लियर, फलन वर्धमान है। अतः क्या लिख सकते हैं, फलन f(x) क्या होगा, अंतराल पूरा क्लोज ब्रैकेट लगा लो, 1 से 1 के बीच वर्धमान फलन होगा। ठीक है,
1 से 1 के बीच कैसा होगा फलन, वर्धमान फलन होगा। बात समझ में आई, क्लियर है ना, इतने क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 15। चलो समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर। तो अब इसके बाद बचे हमारे पास 4 और क्वेश्चन है ना, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। और यह भी चारों क्वेश्चन जो है जैसे अभी ये क्वेश्चन चल रहा है वैसे ही चलने वाले हैं, क्लियर है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इन चारों क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं, है ना। धन्यवाद।